हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मामित कुमार जैन। वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, बिहार एग्ज़ाम के लिए आज मैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लेके आ रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, यूज़फुल हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का एक्ट नंबर क्या है। तो ये है एक्ट नंबर 9 ऑफ 1932। फिर सेक्शन 1 यदि हम पढ़ें तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि पार्टनरशिप एक्ट कब लागू हुआ था। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1932 एक्सेप्ट सेक्शन 69 विच शैल कम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1933। यानी कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है इसके पूरे प्रोविजंस 1 अक्टूबर 1932 को लागू हो गए थे, लेकिन सेक्शन 69 को पूरे एक साल बाद लागू किया गया, यानी कि 1 अक्टूबर 1933 को। इसमें जो डेफिनेशन क्लॉज है वो सेक्शन 2 में दिया हुआ है। 2A में जो एक्ट ऑफ फॉर्म है उसको डिफाइन किया है, 2B में बिजनेस, 2C में प्रिस्क्राइब या विहित को, 2D में थर्ड पर्सन यानी कि पर व्यक्ति को डिफाइन किया गया है। 2E में एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया है, यानी कि कोई एक्सप्रेशन जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दिया गया है लेकिन उसको यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन उसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है, तो उसका वही सेंस निकाला जाएगा। सेक्शन 3 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 में एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872 की बात की गई है, यानी कि यहाँ पर इसका सेंस पार्टनरशिप एक्ट नहीं बल्कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872 है। और ये कहता है सेक्शन 3 कि ये कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो प्रोविजंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में वहाँ तक लागू होंगे जहाँ तक कि वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस को कंट्राडिक्ट ना करते हो, उसके विरोधाभासी ना हो। सेक्शन 4 में 4 डेफिनेशन आपके सामने आती हैं पार्टनरशिप, पार्टनर्स, फर्म और फर्म नेम की। सेक्शन 5 कहता है पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस, यानी कि जो भागीदारी होती है वो संविदा से उद्भूत होती है, परिस्थिति से नहीं होती। यानी कि यहाँ पर पार्टनरशिप करने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेक्शन 7 बात करता है पार्टनरशिप एट विल, यानी कि इच्छाधीन भागीदारी की, और सेक्शन 8 बात करता है पार्टिकुलर पार्टनरशिप या विशेष भागीदारी की। आपको ये जानना होगा कि जो पार्टनरशिप एट विल होती है वो होता क्या है। जब हम आपस में पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और तो जनरली हम ये ड्यूरेशन फिक्स करते हैं कि हमारी पार्टनरशिप कब तक चलेगी, लेकिन यदि हमने ऐसा कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं किया है या हमने ये नहीं बताया कि हमारी पार्टनरशिप कैसे डिसॉल्व होगी, उसका डिटर्मिनेशन कैसे होगा, तो ये पार्टनरशिप एट विल या इच्छाधीन भागीदारी मानी जाती है। और यदि इसके कॉन्सिक्वेंस की बात करें तो सेक्शन 32 क्लॉज 1 का जो सी क्लॉज है वो ये हमें ये बताता है कि यदि वो पार्टनरशिप एट विल है तो कोई भी पार्टनर सभी पार्टनर्स को रिटन में नोटिस देके रिटायर हो सकता है, या फिर सेक्शन 43 क्लॉज 1 हमें ये बताता है कि यदि पार्टनरशिप एट विल है और कोई पार्टनर उस फर्म को डिसॉल्व कराना चाहता है तो वो सभी पार्टनर्स को रिटन में नोटिस देके फर्म को डिसॉल्व भी करा सकते हैं। और उसके बाद सेक्शन 9 में हम देखते हैं जो पार्टनर्स हैं उनकी जनरल ड्यूटीज़ क्या होती हैं। सेक्शन 10 हमें बताता है कि यदि कोई पार्टनर फ्रॉड करके फर्म को कोई लॉस पहुँचाता है, तो ऐसा पार्टनर जिसने फ्रॉड किया है वो फर्म को इंडैमेनिफाई करेगा। सेक्शन 11 में हमें ये बताया गया है कि जो पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ होंगे वो कौन डिसाइड करेगा। तो पार्टनर्स आपसी कॉन्ट्रैक्ट से अपने म्यूचुअल राइट्स और जो ड्यूटीज़ हैं वो डिसाइड करते हैं। लेकिन एक बार राइट्स और ड्यूटीज़ डिसाइड हो जाने के बाद यदि उनमें कोई वेरिएंस होता है, कोई परिवर्तन होता है, तो सभी भागीदारों की सहमति होनी चाहिए। 11 क्लॉज़ 2 सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक एक्सेप्शन है, और सेक्शन 11 क्लॉज़ 2 ये कहता है कि सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ भी कहे, पार्टनर्स आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब तक कि आप फर्म में पार्टनर हैं, आप फर्म के बिजनेस के अलावा कोई और बिजनेस नहीं करेंगे। और इसमें ध्यान रखेंगे 11 क्लॉज़ 2 पे डीन वर्सेस मैकडॉवल का केस बड़ा लीडिंग केस माना जाता है। सेक्शन 12 और 13 ये आपके प्री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इन्हें पॉइंट वाइज याद करेंगे, यानी कि 12 ए बी सी डी में क्या दिया हुआ है या सेक्शन 13 ए बी सी डी ई में या एफ में क्या दिया हुआ है, इसे आप स्पेशली याद करेंगे। जिसमें से मैं सिर्फ एक पॉइंट अभी यहाँ पर लेके आ रहा हूँ जो बात करता है 13D की। देखिए 13D में ये कह रहा है कि यदि कोई पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल फर्म के बिजनेस के लिए लगाता है तो उस पर 6% का इंटरेस्ट वो क्लेम कर सकता है, यानी कि वो 6% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से उस जो उसने अपने कैपिटल या पूंजी लगाई है उस पर 6% पर एनम के हिसाब से वो इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। इसके बाद सेक्शन 14 बात करता है प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, और इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यदि हम फर्म की संपत्ति या प्रॉपर्टी ऑफ फर्म की बात करते हैं तो उसमें फर्म की गुडविल भी आती है, और इस पर एक लीडिंग केस ट्रेंगो वर्सेस हिल का है। सेक्शन 15 ये कहता है कि जो फर्म की प्रॉपर्टी होगी उसे कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज में नहीं ला सकता। सेक्शन 18 बात करता है कि कोई भी पार्टनर
फर्म के बिजनेस में एक एजेंट होता है, और जनरली ये हम बात करते हैं म्यूचुअल एजेंसी की, यानी कि पारस्परिक अभिकरण की। सेक्शन 19 हमें बात करता है इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर की, यानी कि जनरली कोई भी पार्टनर जो फर्म के बिजनेस को यूजुअल वे में चलाने के लिए कोई एक्ट करता है, उससे पूरी फर्म बाइंड होती है, और यही बेसिकली किसी पार्टनर का इम्प्लाइड अथॉरिटी कहा जाता है। और इस पर जनरली दो दो रेस्ट्रिक्शन है, एक 19 क्लॉज 2 में और एक आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 22 में। और सेक्शन 20 हमें ये बताता है कि जो पार्टनर्स के इम्प्लाइड अथॉरिटी या विवक्षित प्राधिकार होते हैं, उनका आप एक्सटेंशन भी कर सकते हैं और उन पे रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं, यानी कि पार्टनर्स आपसी कॉन्ट्रैक्ट करके जो पार्टनर्स के इम्प्लाइड अथॉरिटी होती हैं उनको सीमित भी कर सकते हैं, और उनको बढ़ा भी सकते हैं। और इसमें यदि हम बात करते हैं सेक्शन 21 की, तो सेक्शन 21 में यदि कोई इमरजेंसी या आपात आ जाता है, तो उसमें भी पार्टनर्स को एक अथॉरिटी होती है, यानी कि यदि कोई इमरजेंसी है और फर्म को लॉस से बचाने के लिए कोई भी पार्टनर कोई भी ऐसा एक्ट कर सकता है कि जनरली कोई भी प्रूडेंस पर्सन, यानी कि कोई प्रज्ञावान व्यक्ति अपने मामले में वैसी ही परिस्थितियों में करता, तो यहाँ पर ऐसे एक्ट से भी पूरी फर्म बाइंड होगी। और उसके बाद जनरली सेक्शन 25 हमें ये कहता है कि फर्म के एक्ट के लिए हर पार्टनर सीवियरली भी और कलेक्टिवली भी, यानी कि पृथकता भी और अन्य पार्टनर्स के साथ ज्वाइंटली भी उस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और इसमें सेक्शन 27 आप ये सेक्शन 27 एक फ्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। सेक्शन 27 में आभासी या दृश्यमान प्राधिकार की बात की गई है, यानी कि ऑस्टेंसिबल या अपैरेंट अथॉरिटी की बात की गई है। सेक्शन 30 आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 30 में ये बताता है कि अ, कि क्या एक माइनर कैन माइनर बी अ पार्टनर, क्या एक एवियस भागीदार हो सकता है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि पार्टनरशिप होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, और एक माइनर चूंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता, तो वो एक पार्टनर तो नहीं हो सकता। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स उस समय होंगे, उनकी सहमति से वो फर्म के लाभों में सम्मिलित किया जा सकता है। और जब सेक्शन 30 क्लॉज 5 की मैं बात करता हूँ, तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि जब ऐसा माइनर जिसको हमने लाभों में सम्मिलित किया था वो मेजर हो जाता है, तो मेजर होने की डेट से, या जब उसे पहली बार ये पता चलता है कि वो फर्म के लाभों में एडमिटेड किया जा चुका है, सम्मिलित किया जा चुका है, तो इनमें से जो भी बाद की डेट होगी उसके 6 महीने के अंदर उसको ये एक पब्लिक नोटिस देना होगा कि अब वो फर्म में पार्टनर होना चाहता है या नहीं होना चाहता। और यदि वो 6 महीने के अंदर ऐसा नोटिस नहीं देता, तो हम ये मानेंगे कि वो फर्म का पार्टनर हो गया है। और बेसिकली सेक्शन 28 एक होल्डिंग आउट की बात करता है, यानी कि व्यपदेशन के सिद्धांत की बात करता है। तो बेसिकली आज के लिए पार्टनरशिप एक्ट में हम इतना करेंगे, और इसके बाद मैं सेकंड लेक्चर पार्टनरशिप में एक वीडियो और बनाऊंगा, तो उसमें जो पेंडिंग हमारे पार्टनरशिप के प्रोविजंस होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।